नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हार्ट टॉक भारत पर आप दो ऐसे विद्वान और जियोपॉलिटिकल और आर्मी के मामलों के विशेषज्ञों को देख रहे हैं। एक तरफ मैं वयोवृद्ध तो उन्हें कह ही नहीं सकता क्योंकि आर्मी पर्सनल कभी वयोवृद्ध होता नहीं, लेकिन कई युद्धों को देखने वाले कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जो प्रतिदिन लगभग हार्ट टॉक भारत पर जुड़ते हैं, और कर्नल वीडी सिंह, जो हार्ट ऑफ भारत पर जुड़ करके एक दो वीडियो में कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर चुके हैं जिसको आपने बहुत सराहा है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप दोनों के सामने एक समरी रख देता हूं, उसके बाद उसमें से सवाल शुरू करेंगे। समरी यह है कि 18 दिन का युद्ध लगभग खत्म होने को है, पूरी तरह अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें 5 घंटे बाकी हैं। और इस 18 दिन के युद्ध खत्म होने पर महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। हालांकि वो जंग लड़ी जा रही है, हम उसको युद्ध मानते हैं, युद्ध के नियम होते हैं, जंग में कोई नियम नहीं है, और इस पर कभी चर्चा करेंगे कि युद्ध और जंग में कितना फर्क होता है। बहरहाल इस 18 दिन में 18 देश तो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक तरफ ऐसा दिखता है कि अमेरिका और इजराइल की रणनीति है कि ईरान को किसी भी कीमत पर उनका जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उसको विहीन करके रख देना। और जितना ही नेतृत्व विहीन ईरान होगा, उतना ही उसके एक्ट्स जो हैं वो बिखरे हुए होंगे। और ये प्रक्रिया जितने दिन चलेगी, ईरान लड़ता हुआ तो दिखेगा, लेकिन उतना ही बिखरेगा। और इस रणनीति के तहत ही आज इजराइल ने यह दावा कर दिया 18वें दिन कि उनके सुरक्षा मामलों के प्रभारी और इस समय अली खामेनेई की भूमिका में लगभग अपना काम करने वाले और ईरान को बचाने वाले लारिजानी को इजराइल ने अटैक में मार दिया है। कितना सही है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ हॉर्मुज पास पर ट्रंप का कोई भी देश साथ देने को तैयार नहीं, और ट्रंप चिड़ में कह रहे हैं हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका महान था, है और रहेगा। सवाल है कि अमेरिका कितना महान है या ईरान कितना रेजिस्टेंस दिखाता है, ये कब तक चलेगा और इसका प्रभाव भारत सहित पूरी दुनिया पर क्या पड़ने जा रहा है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल ही संघर्ष में नहीं है, संघर्ष तो भारत के पड़ोस में भी चल रहा है। और पाकिस्तान ने तो लगभग हद ही कर दी जब उसने एक हॉस्पिटल पर काबुल में अटैक किया, और सोमवार की दरमियानी रात, सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात में वहां पर लगभग 450 लोगों को, वैसे अभी तक 400 लाशों को गिन लिया गया है, उनको मार दिया गया। और मारा भी कैसे? हॉस्पिटल में वो इलाज करा रहे थे, वो भी ऐसे लोग जो ड्रग्स टेकर थे, उनका इलाज किया जाता था। और अब अफगानिस्तान ने कसम खा ली है, स्प्रेड हो चुका है एशिया में, पूरी तरीके से बारूदों के ढेर उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं। क्या होगी आगे की स्थिति? अब दोनों कर्नल्स से हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो कर्नल वीडी सर, आपने एक बात कही थी कि एक पखवाड़े तक युद्ध चलेगा, जो कि मैं भी मानता रहा, लेकिन युद्ध एक पखवाड़े से ज्यादा खिंच गया और 18 दिन लगभग पूरा होने जा रहा है। पहला कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। जी देखिए, क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पावर्स ये एक ऐसी चीज होती है, ऐसा तराजू होता है ग्लोबल लेवल पर, जो किस दिशा में झुकेगा ये हर दिन चेंज होती रहती है। सिचुएशन ये इसलिए होती रहती है क्योंकि कितने हमारे साथ हैं और कितने हमसे दूर हैं, और कौन से लोग हैं जो प्रॉक्सी वॉर में हमारा साथ दे रहे हैं। और ये बड़ी ही डायनेमिक सिचुएशन होती है वॉर के अंदर। अभी देखा जाए तो जो मौजूदा स्थिति चल रही है वॉर की, इसमें एक जिद पे अड़े होने वाली बात ज्यादा है कि मतलब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं, इवन इवन एट द कॉस्ट ऑफ सिविलियंस। सिविलियंस भी कितने बुरी तरीके से इस चीज में मारे जा रहे हैं। आज आप देखिए कि ईरान की स्थिति बता रहे हैं। ईरान भले ही कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन ईरान के अंदर की स्थिति बड़ी खराब है। जगह जगह पर उनके जो भी इंस्टॉलेशंस हैं वो नष्ट हो चुके हैं। बिजली पानी की सेवाएं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। और ये दो और तो और वहां पर तो बताते हैं कि एसिड रेन भी हुई है, क्योंकि
वहाँ के माहौल में इतनी आलूदगी है, हम्म। यानी इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि रेन वाटर जो है वो भी लोगों को चुभ रहा है। वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी, आप कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ पे प्रभाव, और ये कई साल तक रहेगा। तो अब सवाल इस बात का है कि ये लड़ाई थमेगी कब? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ईरान के पास जो कुछ भी वो हथियार निकालता चला जा रहा है, अपने होम ग्रोन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स वगैरह जो उन्होंने जमीन के 500 मीटर नीचे रखे हुए हैं, जो लगभग अभेद्य हैं देखा जाए तो। वो कहता है हम अब असली वार तो हमने अपना कार्य शुरू किया ही नहीं है, वो अब हम करेंगे। ट्रम्प साहब अपनी नीतियों पे अड़े हुए हैं। लेकिन कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली वार्ता में जब हम बात कर रहे थे कि एक पखवाड़े में समाप्त हो जाएगा, तो उससे तो ये ऊपर हो चुका है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ट्रम्प का जो कॉन्फिडेंस जो पहले था, वो अब नहीं है, क्योंकि इवन नाटो देश जो है वो उन्होंने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। कोई भी इस पे टांग नहीं अड़ाना चाहता है, क्योंकि जैसे ही आपने अपना इन्वॉल्वमेंट किया, आपकी खुद की इकोनॉमी के ऊपर और आपके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, इन सब के ऊपर बहुत बुरा असर आएगा। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ तो एक मुद्दा है ही कि आज पूरे विश्व के ऊपर जो है ग्लोबल संकट इस चीज का छाया हुआ है। हम इंडियंस बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो बहुत ही एक कार्य कुशल इंसान है, जिसकी वजह से हमारे जो क्रूड ऑयल के शिप्स वगैरह हैं, उनकी आवाजाही के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन इस वॉर का अंत होगा, और ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रम्प जिन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, देखिए साहब, ये गिरड़ बपकी देना बेकार की बात है कि हम किसी का साथ है चाहे हम कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देयर इज एन एंड, देयर इज अ डेफिनेट एंड। वो होगा, जरूर होगा, लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगले पखवाड़े में होगा, मैं क्योंकि यहाँ आपको बाकी रोकूंगा सर, मैं यहीं सोचूं। से शुरू करूंगा। बहुत ही, जी। क्योंकि इस पर ही आपसे कमेंट लेना था। कर्नल साहिब सर, आपका मानना है कि ईरान रेजिस्टेंस पूरी ताकत से दिखा रहा है, जिससे अमेरिका बहुत सख्ते में आ गया है। आप क्या कहेंगे? लारिजानी भी मारे गए और खामेनेई कहाँ हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ईरान नेतृत्वहीन है। आईआरजीसी जितने भी अटैक कर रहा हो, कितने दिन सस्टेन कर पाएगा? सही सर। दिवाकर जी, मैं धन्यवाद, आपके प्रोग्राम में आपने शामिल किया और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मैंने एक वीडियो, दो वीडियो पहले जो ईरान की रणनीति है उसका जिक्र किया था जी। और उस दिन मैंने ये जिक्र बताया था कि खोमेनी के डेथ से पहले उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी जिसमें उन्होंने सेंट्रल, क्योंकि खोमेनी के होते होते हर चीज पर्सनली वो सेंट्रली कंट्रोल करते थे। शायद उनको आभास था कि कोई समय आएगा कि ये निर्णय उनके बिना लिए जाएंगे, इसलिए उनके जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां उन्होंने हमारे भारत की जो हमने वो तंजीम्स बनाई थी, उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने 31 डिस्ट्रिक्ट्स की 31 कमांड्स बना दी और उनको यूनिफाइड कमांड में रखने की जगह उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट कमांड दे दिया। और भारत की, जैसे मैं मिसाल दे रहा था, हमने थिएटर कमांड्स का जिक्र किया था, आपने किया था। वो उसकी तर्ज पर बनाई गई और इन 31 कमांड्स को उन्होंने सेल्फ कंटेन कर दिया मिलिटरीली। उनके पास ड्रोन्स भी हैं, उनके पास मिसाइल फायर करने की शक्ति है, उनके पास आर्टिलरी है, उनके पास इन्फेंट्री है, उनके पास टैंक्स हैं, और उनको ये पावर दी कि आप अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कमांड में रिएक्ट करिए अपनी अपनी सूझबूझ से, और ये कमांड और ये आपकी सूझबूझ के रिएक्शंस आखिरी आदमी, आखिरी राउंड तक चलेंगे। ठीक है।
इसको रोकने का कोई भी ऑर्डर सिवाय खुमैनी के हेडक्वार्टर से और कहीं से नहीं दिया जाएगा और उनके हेडक्वार्टर से ये हुक्म नहीं आएगा. So thereafter they are independent to the last man and last round. इस सूरत में जो हमें परिणाम देखने को मिला कि उनकी एक लीडरशिप तकरीबन तबाह हो गई, मार दिए गए. उनकी सेकंड टियर लीडरशिप भी काफी हद तक मार दिए गए. यहाँ तक कि खुमैनी 2 उनके बेटे भी अब कोमा में हैं या किस हालत में हैं कोई नजर भी नहीं आ रहे. अंडर ट्रीटमेंट में हैं, रशिया में हैं, ईरान में हैं. ऐसे बिखरे समाचार आ रहे हैं. पर ये कमांड्स एक्टिव हैं और ये कमांड्स एक्टिव हैं और उनके राष्ट्रपति के रुक रुक कर बयान आ जाते हैं. तो ये हायरार्की में अगर कमांडर इन चीफ मर गया या सेकंड कमांडर मर गया या थर्ड कमांडर मर गया, अब का जो उनका रणनीति है उसमें इसका कोई अंतर नहीं पड़ता. ये जो थिएटर कमांड शक्ल की 31 उन्होंने सब्सिडरी तंजीम्स या कमांड्स बनाई है. दे आर ऑल केपेबल ऑफ पुटिंग इंडिपेंडेंट बैटल्स एंड फाइट एंड दे विल कैरी ऑन. एक तो बात ये समझ लेनी चाहिए. दूसरी बात ये कि जो उनके जमीन के नीचे 300 से 500 मीटर टनल्स बनाकर मिसाइल्स रखे गए हैं और टनल्स बनाकर मिसाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है. वो दिन भर में जितने यूज करते हैं तकरीबन इतने और बना लेते हैं. इसके अलावा जो उनके ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल थे उनका प्रयोग उन्होंने अभी तक नहीं किया था क्योंकि वो हल्के सस्ते ड्रोन और मिसाइल्स यूज करके अमेरिका और इजराइल के महंगे मिसाइल्स या इंटरसेप्टर्स को खर्च कराना चाहते थे, जो उन्होंने दिल खोल कर कराए. इन्होंने भी दिल खोल कर खर्च किया और अभी इनकी भी स्टॉक पोजीशन बहुत तगड़ी नहीं है. इस सूरत में इस जंग का लंबा खिंचना स्वाभाविक है. चलता जा रहा है, चलता जाएगा और मेरे विचार में जब तक ये दोनों थकना शुरू नहीं करते तब तक इस रण को रोकने की कोई और सूरत नजर नहीं आती. जी. दूसरी सूरत वही हो सकती है जो मैंने कल कहा था कि इनमें से कोई भी हार मान ले. जी. यहाँ कर्ण साही सर मैं यहाँ आपको रोकूंगा. अब वीडी सर आपने भी साही सर को सुन लिया होगा और ये पहले दिन से जब युद्ध शुरू हुआ तब से इनके विचार हैं और 31 कमांड सेंटर की बात कर रहे हैं. वो थिएटर कमांड का क्या उनका जो डिवीजन करने का तरीका है उसको सर ने डिफाइन किया. आपने भी युद्ध को किस तरीके से अमेरिका समअप करेगा उसका एक लेखा जोखा आप दे पाए थे. स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं और इसी बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उनके सैन्य प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके तरफ से जो बातें आ रही हैं उसमें यह है कि अली मुज्तबा तो पता नहीं किस स्थिति में है और उनके प्रमुख भूमिका में रहने वाले इस समय लारिजानी मारे गए हैं. मारे गए नहीं मारे गए वो भी पता चल जाएगा. पेजेस्कियन को टच नहीं किया जा रहा है, वहां के विदेश मंत्री अरागची को टच नहीं किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि अगर कोई बातचीत हो तो बातचीत हम करेंगे किससे. अब वीडी सर सवाल ये आता है अगर आईआरजीसी का पूरा ताना बाना अमेरिका और इजराइल खत्म कर दें, जो कि बहुत आसान तो है नहीं, उसके लिए ये क्या रणनीति अपना सकते हैं? क्योंकि हम वो सवाल अब पूछना चाहेंगे जो अक्सर चर्चा में अब नहीं हो रही मीडिया में. क्योंकि आईआरजीसी अगर टूटी तो ईरान का टूटना तय है. जी. बहुत सही आपने बात करी और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कर्नल साही सर से. देखिए ईरान जो है वो बहुत दूर अंदेशी वाला देश है और ये जो एक उन्होंने 31 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग वो किया, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड मोजाइक डिफेंस भी बोलते हैं इसको, डीएमडी. ये हर एक अपने आप में सक्षम है
तो अगर आप इसको एक इंडिविजुअल एक मोज़ाइक वर्क टाइप का होता है ना, उसमें सब कुछ है, हर चीज़ है उसके पास। तो इसको खत्म करना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि यूएसए के पास इस की कोई वो चीज़ नहीं है। दूसरा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकता वहाँ पर, क्योंकि लॉजिस्टिक टेल बहुत लंबी बनेगी उसकी। ये बहुत मुश्किल है वहाँ पे होना। और जैसा कि कर्नल सही सर ने सही बोला कि जब धीरे-धीरे एक दूसरे को वो थकाते चले जाएँगे। इस मामले में अगर देखा जाए तो भले ही ट्रम्प बड़े-बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि ट्रम्प पहले थक जाएँगे। With this kind of a strategy which Iran has adopted, कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स भी अगर मारे जाने तो उसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई खत्म हो रही है, क्योंकि उन इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो विद द स्ट्रेटजी ऑफ डीएमडी, और वो उस लड़ाई को जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनके जो टनल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस मिसाइल्स की जो है जब तक चल रही है। ये एक तरीके की अनवरत सप्लाई है ये, कि आज अगर 20 खत्म हो गए उनके मिसाइल तो 20 और नए बन गए। यानी ऐसा लगता है कि एंडलेस इसकी सप्लाई हो रही है, लेकिन एंडलेस नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हर चीज प्रभावित हुई है वहां पर। अब देखिए ईरान के अंदर ही जितने बम्बार्डमेंट ये सब चीजें हुई हैं, उनके खुद के इंस्टॉलेशन भी तो खत्म हुए हैं। बिजली पानी अगर आप पे इफेक्ट आएगा तो उसका इफेक्ट इंडस्ट्रीज पे भी आएगा। और वहां के जो माहौल में जो एक आलूदगी छाई हुई है, इंसान वही तो सांस ले रहा है, तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल हमारे दिल्ली के अंदर देख लीजिए आप, हर साल क्या होता है सर्दियों के टाइम पे या त्योहारों वगैरह की एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, पता लगा लोगों को दमा हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी इस किस्म से। ये तो बहुत छोटा सा मतलब मैंने दिस इज नो मतलब कंपैरिजन। सर मैं इसमें एक सवाल करूंगा, इंटरप्ट करूंगा। आपको लगता है कि सिर्फ 18 दिन के युद्ध में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ईरान में देखी जा रही है? बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल देखी गई। इट इज एविडेंट, इट इज एविडेंट। देखिए साहब, पानी और बिजली की व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हुई है, और इसका जो है परोक्ष रूप से असर हो रहा है सिविलियंस के ऊपर, क्योंकि घर में बिजली कटी हुई है, पीने के लिए पानी, क्योंकि जगह जगह जो वाटर सप्लाई सेंटर्स हैं वो तोड़ दिए गए हैं। बिजली नहीं चलेगी तो इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी वहां की, और क्या होगा फिर एक मास एक्सोडस शुरू हो जाएगा। लोग यानी विस्थापन जिसको हम बोलते हैं, जब कुछ मिलेगा नहीं, और ये सारी चीजें जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी। लड़ाई दो देशों को भी हो जाए, लेकिन ईरान के खुद के अंदर क्या हो रहा है ये भी तो देखना जरूरी है। हाँ सर, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी बात से ये लगा ना। देखिए, जैसे आपने कहा कि पर डे उतना बना ले रहे हैं, हथियारों से लड़ना, प्रक्षेपास्त्र मार देना ही देश चलाना तो है नहीं। पता नहीं सर, माफ करिएगा, हम आप दोनों के सामने ये सवाल रख रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप तब हारते ना जब डोनाल्ड ट्रंप सीमित होते। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान को घेरे हैं, वहां बारूद बरसा रहे हैं। और आप लोग जैसा कह रहे हैं, आप लोग चूंकि विशेषज्ञ हैं, लड़ाइयां लड़ चुके हैं, इंस्टॉल करते हैं उस तरह की परिस्थितियों को। खर्ग द्वीप पर जिस तरीके से अटैक किया गया, उनके तेल सप्लाई को उन्होंने बाधित नहीं किया। बहुत रणनीति से एरियल अटैक्स किए गए हैं। तो 2300 से 2400 जो उनके स्पेशल ट्रेंड मरीन्स हैं, जो वेट कर रहे हैं एक युद्धपोत में बैठ करके, वो क्या सिर्फ दिखाने के लिए गए हैं? उनको तो कार्रवाई करनी होगी। ईरान से अगर ये मुंह गिरा करके वापस लौटेंगे तो अमेरिका कितनी बड़ी बेइज्जती का पात्र बनेगा चीन और रूस की नजर में, और उस नाटो की नजर में जो नाटो उनको मुंह चिढ़ाना शुरू कर दिया, भाई हम नहीं कर सकते, हॉर्मुज पर सबने अकेला छोड़ दिया है। तो इस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के पास एक अंतिम विकल्प है सर, और वो विकल्प जिसको मैं शुरू में मैं पहली बार मैं कह सकता हूं कि मैंने ये कहा है कि परमाणु युद्ध की धमकी डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। B-52 जी देखिए, नागासाकी हिरोशिमा वाला जो हुआ था जी 1945 में, जी हर एक बड़ी लड़ाई की जड़ में कहीं ना कहीं यूएस घुसा रहता है। आप जी। देखिएगा, और ग्लोबल लेवल की बात और सर, आपने नागासाकी का जिक्र किया, तो उस समय की परिस्थिति को अगर याद रखें तो अमेरिका बहुत एलाइड फोर्सेस के साथ एक्टिवेट होकर के जापान के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया था। उसको जापान को सबक सिखाना ही था, और उसने सिखाया। हालांकि अभी वो स्थिति आई नहीं है,
कर्नल वीरेंद्र साई सर, अब सवाल यहीं से होता है कि अमेरिका इनके जो डाइवर्सिफाइड कमांड सिस्टम्स को कब तक झेलेगा सर? तब तक झेलेगा जब तक कि ट्रंप साहब अपनी दादागिरी पर टिके हैं, और वो ज्यादा अरसा टिक नहीं सकते। उनके इंटरनल विद इन अमेरिका अपोजिशन बहुत तेज होती जा रही है। उनकी कांग्रेस उनको 5 to 7 बिलियन देने के लिए राजी नहीं है। उनकी 71% पॉपुलेशन युद्ध को आगे बढ़ाने की फेवर में नहीं है। उनका ग्रीनलैंड का सपना क्लोज बॉक्स में चला गया है। उनका मिड टर्म इलेक्शन बहुत दूर नहीं रह गया है। बॉडी बैग्स जैसे ही अमेरिका वापस आते हैं, उनका अपोजिशन बहुत बढ़ेगा। और जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो ये आउट बैलेंस कर देंगी उनकी उस तीव्र इच्छा को, जिससे वो डिस्ट्रॉयड दिस, फिनिश देयर नेवी, फिनिश देयर एयरफोर्स, दे हैव नो पावर लेफ्ट, दे आर डन विद। ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी। अभी तक हमने ईरान के विषय में सिर्फ ईरान की इंटरनल बात की। थोड़ा और सोचिए, रशियन सपोर्ट जो उनको मिल रहा है, चाइनीज जो 56 जहाज सॉर्टीज, 56 सॉर्टीज वहां पर मिसाइल्स के स्पेयर्स और मिसाइल्स को प्रोडक्शन का सामान देकर गए। और जैसा मैं बार बार याद दिलाता हूं, एक साइलेंट खिलाड़ी चुपचाप नॉर्थ कोरिया में भी बैठा है। और जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो इससे लगता है कि कोई जल्दी ईरान भी थकने वाला नहीं है सर। जहां तक सवाल, एक सेकंड में ये पूरा कर लूं, सवाल है ईरान की हार्डशिप्स का, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो एक बार जिसने नजदीकी से मुहर्रम का जुलूस देखा है, जिस तरह वो लोहे की छड़ें और चेन लेकर अपनी छाती ठोक कर आए, हाय हुसैन हम न थे, कुर्बानी उनके लिए फख्र की बात है। सख्तियां झेलना वो खुद करते हैं, जो अपने आप को पीट पीट कर हर साल लोह लुहान करते हैं शरीर को, सिर्फ याद में एक युद्ध की जिसमें वो कहते हैं कि हाय हम नहीं थे कुर्बान होने के लिए। तो उनका जो जज्बा है उसको समझना चाहिए, और कितनी भी सख्ती उनकी पॉपुलेशन झेले, मैं नहीं समझता वो इस वजह से कभी गिव अप करेंगे। देखिए, अब बिल्कुल क्लियर है, हमें एक बदली होते जाएंगे, पर्सनैलिटीज बदली होती जाएंगी, बेसिक कल्ट ऑफ रिजीम चेंज नहीं होगा। और जब तक वो नहीं होगा, अमेरिकन और इजरायली जो प्लान था, जो उनका लक्ष्य था, उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। कर्नल वीडी सर, ये थकेंगे, ये बात ईरान के संदर्भ में जो सर कह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के विचार लेने हैं, और मैं तो खुल के ये कह रहा हूं क्योंकि आप दो विशेषज्ञों के सामने मैं वो बात रखता हूं, क्योंकि ये संचालन करना है इस पूरे वीडियो के कंटेंट को, और तथ्यों के आधार पे कहता हूं कि अमेरिका जिस स्थिति में पहुंचा है, अमेरिका भी अब ऐसे तो वापस होगा नहीं। ईरान की इतनी बड़ी तबाही करेगा, इतनी बड़ी तबाही करेगा कि खमेनेई युग की याद ईरान के लोग नहीं करेंगे। ये कट्टरपंथी जो विचारधारा अभी दिख रही, स्प्रेड होती हुई, वो लास्ट सांसें ले रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप हर दृष्टिकोण से सही है। ये वही ट्रंप है जो पिछले मई से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, भारत के लोगों को। इनके साथ देना या इनके पक्ष में बोलने का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि आप दो सैन्य मामलों के जानकार हैं, लड़ाइयाँ लड़े हैं, ग्राउंड्स पर रहे हैं, अमेरिका तो अभी वास्तव में अपने आप को एक्टिवेट किया ही नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। उनका अभी एक कमांड एक्टिवेट है,
अभी तो सर अगर उनके पूरे स्ट्रक्चर को और आप दोनों को तो वही बात वही कि मैं रोशनी दिखाऊंगा, आप दोनों विशेषज्ञ हैं। अभी तो उनका वास्तविक कमांड सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ एरियल अटैक्स कर रहे हैं। आप स्थिति को देख लीजिए, एक एक जगह का, एक एक दिन का देखिए, सिर्फ वो उनके इंस्टॉलेशंस पर। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि वो सिर्फ आईआरजीसी के ताने बाने को तोड़ रहे हैं। कर्नल वीडी सर, ज्यादा इस बात को आगे न बढ़ाते हुए छोटा सा सवाल ये होगा, ईरान जहां तक पहुंचा है, इसका अब असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ने जा रहा है? खास करके हॉर्मुज को लेते हुए भारत के संदर्भों को भी जोड़ने की कोशिश करें आप अपने इस वर्जन में। जी जी, देखिए ऐसा है दिवाकर साहब कि ग्लोबल इफेक्ट तो होता ही है ऐसी वॉर का, और ग्लोबल इफेक्ट में सबसे ज्यादा जो चीज यानी इम्पोर्टेंस रखती है वो है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल बंद हो जाए या उसके आने या उसकी मात्रा बहुत कम हो जाए, तो इससे हमारी सैनिक क्षमता के अलावा पूरे देश के अंदर हर किस्म का तबका जो है वो अफेक्टेड होता है। ये तो गनीमत है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, कि उन्होंने द्विपक्षीय बात करा के इस तरीके से किया है कि हमारे पास ऐसी किस्म की किल्लत नहीं आ रही है जो बाकी जगह पे आ रही है। लेकिन लेकिन असर तो हो ही रहा है हर जगह पे इसका। अब जो भी लोग फंसे हुए हैं बाहर, हमारे भारत देश के जो लोग हैं, उनको वापस बुलाया जा रहा है। उसके लिए स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट की गई है, उनको एयर स्पेस दी गई है, जो कि अदरवाइज बाकियों के लिए बंद है। तो ये सब चीजें, रणनीति और कूटनीति, ये दोनों एक साथ चलती हैं तभी काम हो पाता है ये। और जहां तक ट्रम्प जो है रोज सीने में हवा भर के और जो बोलता है कि मैंने उनका क्या खत्म, अगर वो ये कह रहे हैं मैंने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, उनकी नेवी पूरी समुद्र के नीचे चली गई, तो अब तक फिर कैसे टिके हुए हैं? एयरफोर्स तो उनकी थी ही नहीं सर, उनकी तो थी नहीं। हाँ, एयरफोर्स का नंबर कुछ था ही नहीं उनके हाँ, पास। उनके पास कुछ नहीं। हाँ, तो और जहां तक ट्रम्प के दिमाग में, ट्रम्प का तो सपना ये भी है कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, जो शाह 1979 के तक, भाई उनका तो पूरा खानदान वहीं यूएसए में रह रहा है ना, जब वो यहाँ से निकले, तो उनका तो यही सपना है कि वो वापस रीइंस्टॉल हो जाए, ये रिजीम खत्म हो और उसके बाद वो वहां पे रीइंस्टॉल हो जाए, तो फिर क्या होगा कि वो यूएसए के पपेट बन के फिर रह सकते हैं। बहरहाल ये आने वाले समय में सर, ये मेरा ये पक्ष याद रखिएगा कि ईरान का तेल ही बेच करके अमेरिका अपने युद्ध में हुए जितना उनका खजाना खाली हुआ, हर जाना वो भरेगा। बगदाद में उन्होंने करके दिखाया, अब अफगानिस्तान में तो कुछ था ही नहीं, 20 साल रहे वो काबुल के इर्द गिर्द, और वहाँ से कुछ ले नहीं जा सकते थे, नहीं वो ले जाते, हालांकि अपने सैनिक सामान साजो सामान छोड़ दिए जिससे वो लड़ रहे हैं। अब आते हैं उसी मुद्दे पर, अफगानिस्तान भी सर काफी बंग पटाखे फोड़ने की तैयारी कर चुका है। कर्नल शाही सर, बड़ा सवाल है, काबुल पर पाकिस्तान ने, जिसको कहते हैं ना, सारे युद्ध नियमों को ताक पर रख करके काबुल के एक हॉस्पिटल पर अटैक किया है, 400 से अधिक लोग मार दिए गए हैं, कसम खा ली है अफगानिस्तान ने। ये युद्ध इस पूरे प्रकरण में कहां अपने को जोड़ रहा है या घटा रहा है, जब युद्धों की बात करें तो? देखिए, पाकिस्तान के जिक्र में हमने पहले भी ऐसा, जब लोग बड़ा शोर मचाया करते थे, अब सिंदूर हमने बहुत जल्दी हॉस्टिलिटीज को रोकने का फैसला क्यों लिया, और वो सीज फायर जो नहीं किया गया था पर क्यों कर लिया, और क्यों हमने पीओजेके में कब्जा नहीं कर लिया, और क्यों हम बांग्लादेश पर नहीं टूट पड़ते। बहुत भड़काऊ चीजें आ रही थी, देश से पैदा हो रही थी, और मेरा लगातार कहना था कि जो चीज खुद ही टूट कर गिर रही है उस पर सैन्य शक्ति का अनावश्यक प्रयोग करने की बिल्कुल आवश्यकता न थी न है। तो ये जो कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है, ये मैं समझता हूँ काफी हद तक कुछ वो जो प्लेयर्स थे, अननोन गनमैन, ये उनका भी तो कुछ सहयोग होगा। पाकिस्तान में एक नारा लग रहा है कि ये इंडिया के प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान और इंडिया को एक बता रहे हैं। कर्नल वीडी सर, फाइनल कमेंट दीजिए, वीडियो बहुत लंबा हमें नहीं करना है, इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
इंडिया को बता रहे हैं कि इंडिया ने अफगानिस्तान में एक प्रॉक्सी क्रिएट कर लिया है और वो प्रॉक्सी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। देखिए सर, अगर ऐसा हो रहा है तो हमको तारीफ करनी चाहिए डोभाल साहब के दिमाग की। बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत बड़ी बात कह गए। क्या सर आप भी मानते हैं कि डोभाल साहब ने गेम कर दिया है? कर्नल शाही सर। देखिए, अब ये जो ड्रग अगेंस्ट एडिक्ट्स हैं, वो कितने ड्रग में एडिक्टेड हैं या कितने किसी और चीज में एडिक्टेड हैं, ये तो समय बताएगा। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की अपनी शक्ति और प्लानिंग इतनी नहीं थी कि वो लेटेस्ट ड्रोन्स रावलपिंडी तक भेज सकें। ना उनके पास ड्रोन्स थे, ना उनके पास ऐसी ट्रेनिंग थी, ना उनके पास इतनी शक्ति थी कि ड्रोन्स रावलपिंडी तक चले जाएं, इस्लामाबाद पहुंच जाएं और बहुत करीब पहुंच जाएं बड़े वाइटल टारगेट्स के। कर्नल वीडी सर, कर्नल शाही सर बहुत संकेत में बहुत बड़ी बात कर जाते हैं और फिर उससे पूछते रहिए, बताते नहीं। मतलब भारत से ड्रोन भी मिला है और सब कुछ अफगानिस्तान वही कर रहा है जो भारत चाह रहा है। दैट मीन्स हमारे लिए ये सुखद क्षण है, क्योंकि हॉर्मुज से भी हम अपना काम निकाल ले रहे हैं, ईरान से भी बात करके। अमेरिका को भी कह रहे हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। और अगर अफगानिस्तान, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर हमारा प्रॉक्सी हो करके पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है, तो ये तो दो सैन्य विशेषज्ञ बोल ही रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, खुश भी हैं, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और अंदाज़ा देखिए कि कितने आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किस अंदाज में चल रहा है, क्या अभी भी आपको कोई शक है? इसलिए ये पॉज नहीं है, ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल मोड पर है। और इस पर क्या आगे की स्थिति होती होगी या हो जाएगी, इस पर वीडी सर और कर्नल शाही सर से एक बार फिर हम 1 या 2 दिन में एक नया वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो का इंतजार करिए और इस वीडियो पर कमेंट करिए। इसके कंटेंट अगर आपको पसंद आए हों तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत पर अगर ऐसे ही कंटेंट आपको अच्छे लगते हों तो वादा है कि ऐसे ही कंटेंट ऐसे ही विशेषज्ञों के साथ आएंगे। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।